अगर कोई राम को मानता है तो कोई कृष्ण को भी मानता है। अरे आज भाजपा वालों ने हमारे राम को बंदी बना के रख दिया है। राम को बंदी बनाकर एक बार राम बंदी बने थे मेघनाथ के टाइम पे, रावण राज में, जब रावण का राज था तब मेघनाथ ने बंदी बनाया था। आज 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 पता है आपको, बीजेपी वालों ने राम को बंदी बना लिया है और मेरे राम की बोलियां लग रही हैं। 1000 की पर्ची कटवाइए, 1 लाख की पर्ची कटवाइए। इनको उतरेगा जो विरोध अब हो रहा है, बिल्कुल उतरेगा। आप हम लोग मिलकर जो आज काम कर रहे हैं, ये सब चीजें जमीन पर ही उतरने वाली है भविष्य में, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया तो दिखाने नहीं वाला। उसने लगातार एक ही घुट्टी पी रखी है कि किसी भी तरीके से मोदी जी को प्रोजेक्ट करना है। देखिए ना, एक पत्रकार में नाम बार बार नहीं लूंगा, ऐसे लोगों को हाईलाइट नहीं करना चाहिए जो 2013 के पहले पेट्रोल के दाम बढ़ने पर उसे बताते थे कि ये सरकार की विफलता है, और आज पेट्रोल के दाम जब बढ़ते हैं तो वो ये कहते हैं कि ये राष्ट्र के गौरव की बात है कि कहीं ना कहीं बोलते हैं ना, नाम बोलिए ना, दलाल, सुमित दलाल कह देते हैं ना। अच्छा, कुछ भी कह दीजिए। हाँ, वो क्या है, गोदी मीडिया के एक बड़े पत्रकार हैं वो भी, जो इस तरीके की बात करते हैं कि अब जो पैसा है वो हमारे आयुध निर्माण में जा रहा है, शस्त्र निर्माण में जा रहा है। मतलब बार बार ये राष्ट्रवाद और सैनिकों की खोल में चले जाते हैं। जब इनसे शिक्षा, स्वास्थ्य, संरक्षण और रोजगार पर प्रश्न किए जाते हैं, जब मेन मुद्दों पर प्रश्न पूछे जाते हैं तो ये वहां निकल जाते हैं। इसलिए एक बात है कि हुकूमत के लिए, सियासत के लिए, कि सियासत भी इस कदर हम पर एहसान करती है, सियासत भी हम पे इस कदर एहसान करती है कि एक तरफ आंखें छीन लेती है, दूसरी तरफ चश्मे दान करती है। ये सियासत का रूप है जो आज देखने मिल रहा है किसानों को। लेकिन सर, संजय बालियान जी का कल 3 जगह प्रोग्राम था, जिसमें से एक जगह आपने उनको बैठाया, उनसे बातचीत भी करी, लेकिन 2 जगह विरोध हुआ। तो क्या देख रहे हैं, 50-50 है मामला? देखिए, जैसे जैसे आंदोलन गति पकड़ता जाएगा, जो एक जगह भी रही है वो भी नहीं रहेगी, वो भी खिसक जाएगी। अभी 2 जगह हुआ है ना, वहाँ भी होगा। देखिए, पहले हम कहते थे पंजाब का घाव है, तीनों साथ हो जाए, क्या पता, ऐसा तो हो सकता है ना। अभी देखिए ना, मैं मध्य प्रदेश विदिशा से आता हूँ, जानकारी में है, मैं मध्य प्रदेश होके आया पिछले 10 दिनों से, जो वहाँ रहा तो मैंने देखा वहाँ भी धीरे धीरे लॉ पहुँचती जा रही है। पहले हम इसको सिर्फ पंजाब का आंदोलन बताते थे, अब ये आंदोलन पश्चिमी उत्तर प्रदेश पहुँच गया है। अब इनने कहा जाटों का आंदोलन, अब ये पूर्वी उत्तर प्रदेश भी पहुँच रहा है, बिहार भी पहुँच रहा है, मध्य प्रदेश भी पहुँच रहा है। ये धीरे धीरे जन आंदोलन बन चुका है, जो सरकार को नहीं कहाँ थकने वाले हैं। आज़ादी का आंदोलन तो 1857 में शुरू हुआ था और 1947 में खत्म हुआ था। आज़ादी से क्यों जोड़ देते हैं? ये कोई आज़ादी का आंदोलन? बिल्कुल है आज़ादी का आंदोलन। सन 19 ये 2 कानूनों का मामला, एक संशोधन हुआ है, 3 चीजों का मामला है पूरा। आज़ादी से भैया, आज़ादी इसलिए जोड़ना पड़ेगा, हमारा देश कृषि प्रधान है। अगर उस कृषि को गुलाम बनाया जाएगा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए, तो आप बताइए आवाज क्यों नहीं लगाई जाएगी? सन 1906-7 में अंग्रेज भी यही कानून लेकर आए थे, जिसका विरोध आजादी के नाम से ही शुरू हुआ था। जब हमें कृषि बिल से आजादी मिलेगी तभी तो हम खुद को आजाद समझेंगे। आज आप देख लीजिए ना, पूरी तरह व्यापार जगत क्यों इतना पीछे पड़ा हुआ है इसके, किसानी के, क्योंकि वर्ल्ड बैंक द्वारा इतना कर्जा ले लिया है मोदी जी ने पिछले 6 वर्षों में कि आज WTO के द्वारा भी ये चाहते हैं, IMF की निगरानी में, कि कृषि को गिरवी रख दिया जाए, और वो पूरा प्रयास कर रहे हैं इसमें अपना। बार बार मैं इस चीज को बता रहा हूँ, लोग कह रहे हैं इसमें काला क्या है, मैं बार बार बता चुका हूँ इसमें काला क्या है। काला ये है कि राज्य सरकार की ताकत थी जो केंद्र ने ले ली। ठेके पर तो कृषि अभी भी हो रही है ना, खेती ठेके पर अभी भी, तो तभी तो बात हो रही है कि ठेके पर कृषि हो रही थी, तो अब कानून लाने की क्या जरूरत थी? कानून तो व्यापारियों के लिए बनाया है, जिससे उन्हें लाभ मिलेगा इस कानून का। किसानों को लाभ नहीं मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा किसानों को लाभ। जियो कंपनी आई है तो कंज्यूमर को नहीं मिला फायदा। भाई कंज्यूमर कितना है? कंज्यूमर 20-30% होता है, 70% तो किसानी है ना। आज 70% किसानी अगर डूब जाएगी, अगर उस अनाज को आप गोडाउनों में भर देंगे, फिर जमाखोरी हो जाएगी, तो महंगाई तो बढ़ेगी ना। नहीं सर, अगर जियो आता है तो कंपनी को फायदा हुआ और उनको ग्राहक को भी फायदा हुआ, दोनों को फायदा हुआ। मैं बता देता हूँ ना, इससे क्या फायदा हुआ? सरकार तो इससे कमजोर हुई ना। सरकारी विभाग BSNL तो ध्वस्त हो गया ना। भाई, सरकार उसे कहते हैं जहाँ सरकारी विभागों को मजबूत किया जाए। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल सेट करता हूँ, रेल मंत्री रहे लालू यादव जी ने, जब सरकार घाटे में जा रही थी, रेल घाटे में जा रहा था, तो उन्होंने उस रेल को घाटे से बाहर निकाला और सरकार को फायदे में लेके आए, रेल कर्मचारियों की नौकरी बचाई। तो सरकार मजबूत जब होती है जब सरकारी विभाग मजबूत होते हैं।
निजी विभाग मजबूत होने से सरकारी विभाग मजबूत नहीं होंगे। सुविधा हाई लेवल लेना चाहते हो वैसे सरकारी तो फिर टैक्स छोड़ दो, टैक्स क्यों ले रहे हो? टैक्स तो सरकार चलाने के नाम पे होता है ना। फिर हमसे टैक्स किस बात के वसूले जा रहे हैं? इस टैक्स के बदले में आप हमको संवैधानिक सुविधाएं देने की बात करते हैं ना, शिक्षा, स्वास्थ्य, संरक्षण, रोजगार, आप ये सब प्राइवेट करे जा रहे हो और हमारी रोटी उसको भी प्राइवेट कर दोगे, तो फिर टैक्स किस बात का? आप कह दो खुले मन से। तो दिक्कत ना सर, आप टोल फ्री करने की भी बात करते हो, टैक्स करना चाहिए ना, तो देश कैसे चलेगा? 1 नेशन 2 टैक्स कैसे? एक तरफ आप क्या कहते हैं, गाड़ी पर पहले ही आप रोड टैक्स लगा लेते हैं, फिर टोल टैक्स लगा लेते हैं। ये दोगली नीति कब तक चलेगी? तभी मैंने कहा ना कि एक तरफ आप आंखें छीनते हो फिर चश्मे दान करते हो। यही दोगली नीति है कि एक तरफ यही बीजेपी वाले, सरकार वाले ये करते हैं कि नशा मुक्ति केंद्र खुलवाते हैं और दूसरी तरफ दारू के ठेके भी यही खुलवाते हैं। एक और सुन लीजिए, 6% लोग टैक्स देते हैं, बस ये भी जानते हैं ना, 92% लोग टैक्स नहीं देते। तो अरे एक मिनट रुक जाइए, आप दूसरी भी दोगलापन सुन लीजिए ना। पहले दोगलापन तो सरकार का देखिए कि एक तरफ गौरक्षा अभियान के नाम पर ये तमाम पूरे देश से चंदा इकट्ठा करते हैं, पैसा खर्च करते हैं और दूसरी तरफ गौ कत्ल खाने भी यही खुलवाते हैं। इसको क्या कहेंगे आप? अब रही बात आपकी, जो आप कह रहे हैं कि ये इतना होता है, ये इतना होता है, मैं बार बार कह रहा हूं ना, इसको अच्छा कीजिए ना, मजबूत कीजिए ना। आप नोटबंदी लाकर आपने कौन सा आतंकवाद रोक दिया? नोटबंदी लाके आपने कौन सी काला धन वापस ले आए? यही थे ना बाबा रामदेव जो ये कहते थे कि मतलब देखिए क्या हास्यास्पद बात है, जो कहते थे कि आपको 35 रुपए पेट्रोल चाहिए या 85 रुपए पेट्रोल चाहिए। आज कहाँ गए बाबा रामदेव? नहीं सर, आपको नहीं लग रहा सरकार वही कर रही है जो जनता डिमांड कर रही है? सरकार वो कर रही है जो बार बार, जब ये खोल बताती है कि कांग्रेस ऐसा करना चाहती थी, तो मैं बार बार कहूंगा आप घोषित कर लो कि आप भी कांग्रेस हो। सर वही, तो हम आपको नकार देंगे। आप विकास की बात करते हैं, अगर विकास चाहिए लोगों तो पश्चिम बंगाल में दुर्गा राम नहीं चाहिए किसी को, वहाँ दुर्गा राम पे इलेक्शन हो रहा है सर। ये बताइए हमारा देश संविधान से चलता है और संविधान के अंदर जब बात धर्मनिरपेक्षता की आती है तो धर्म की बातें क्यों उठती हैं? धर्म की बात करना ही संविधान के खिलाफ है। आप विकास की बात कीजिए, विकास में मैं बार बार 4 मुद्दे जोड़ता हूँ, शिक्षा, स्वास्थ्य, संरक्षण, रोजगार है जो संविधान का विरोध भी करता है और संविधान को जलाया भी गया था सर। तो भाई मैं तभी बार बार कहता हूँ कि मेरा नाम दीपक पांडे है। मैं आपको एग्जाम्पल सेट कर देता हूँ। शहीद चंद्रशेखर आजाद को मरवाने वाला भी पंडित ही था, वीरभद्र तिवारी, जो जिसने आरएसएस वाला था, जिसने दलाली की थी, जाके मुखबिरी की थी। तो मैं वो पंडित नहीं हूँ। मैं धर्म के नाम पर भ्रम नहीं फैला सकता। सर आपने कहा देश संविधान, मैं सुन लीजिए, मैं धर्म के नाम पर भ्रम नहीं फैला सकता। अगर कोई राम को मानता है तो कोई कृष्ण को भी मानता है। अरे आज भाजपा वालों ने हमारे राम को बंदी बना के रख दिया है। राम को बंदी बनाकर, एक बार राम बंदी बने थे मेघनाथ के टाइम पे, रावण राज में, जब रावण का राज था तब मेघनाथ ने बंदी बनाया था। आज पता है आपको, बीजेपी वालों ने राम को बंदी बना लिया है और मेरे राम की बोलियां लग रही हैं। 1000 की पर्ची कटवाइए, 1 लाख की पर्ची कटवाइए, राम को बेचा जा रहा है। इसीलिए आगे निकल के आ रहा हूं बार बार कि ये धर्म के नाम पर जो भ्रम फैलाया, ये पाखंड है। पाखंड और धर्म को समझना होगा। पानी का स्वरूप शीतल है, उसको समझना होगा। आप उसको जमाकर बर्फ जैसे बनाकर उसको मार नहीं सकते, वो तो किसी की प्यास बुझाता है। धर्म वही है। सर आपने अभी कहा कि मैं पांडे हूँ, ठीक है सर जी। कुछ ब्राह्मण समाज ने राजस्थान के ने राकेश टिकैत का पिंडदान किया। आप भी ब्राह्मण हैं, वो भी ब्राह्मण है, हाँ। कैसे देख रहे हो दोनों? बताया ना, 2 ब्राह्मण थे, एक देश के लिए कुर्बान हुआ और एक ने मुखबिरी कर देश की दलाली की और पंडित शहीद चंद्रशेखर आजाद को कुर्बान करवा दिया, मरवा दिया। तो वो दलाल है? बिल्कुल। मैं फिर कह रहा हूँ, मेरे अंदर किसी दल्ले भड़वे ब्राह्मण का खून नहीं दौड़ता। पंडित शहीद चंद्रशेखर आजाद क्रांतिकारी का खून दौड़ता है और मैं क्रांतिकारी हूँ। इसलिए भी कहूंगा क्योंकि पूर्व जन्म के संस्कार लेकर आदमी पैदा होता है। मैं पहले भी क्रांतिकारी था, आज भी क्रांतिकारी हूँ, आगे भी क्रांतिकारी बनूंगा। मेरे विचारों को नहीं मार सकते आप, मुझे मार सकते हो। ये भगत सिंह ने भी कहा था, अगर मैं मर भी गया तो ऐसे ही दल्ले भड़वे नेताओं के घर में पैदा होऊंगा। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना